हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्लियर जेआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एडवांस बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एबीएफएम का पार्ट 5 करने वाले हैं। इससे पहले एबीएफएम के जो फर्स्ट मॉड्यूल ए है उसमें यूनिट 1 के हमने 4 पार्ट बनाए हैं। तो अगर आप ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट इसके पहले प्लेलिस्ट में एबीएफएम के आपको पहले के 4 लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप वो देखिएगा ज़रूर ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ से पहले हमने देखा था स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में कि मैनेजमेंट के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस मैनेजमेंट को फेस करने पड़ते हैं, और फिर अलग अलग बिजनेसेस कौन से टाइप के बिजनेस मॉडल होते हैं, कौन से चीज़ों पे बेस्ड वो बिजनेस मॉडल्स बनते हैं, और फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स के बिजनेस मॉडल होते हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा मॉडल फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद में इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी चेंजेस, मैनेजिंग चेंज, इसके डेफिनेशन और उसका कैसे इम्पैक्ट होता है, फिर एम्प्लॉय मैनेजमेंट और अलग अलग ग्लोबलाइजेशन के जो अभी हुआ है उसकी वजह से एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है, एंड देन हमने लास्ट में देखा कि एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी पे क्या ऐसा असर होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी है स्टूडेंट्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर ना भूलिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। ठीक है, और हमारे चैनल पे आपको CIIB 2023 जो न्यू सिलेबस का अभी एग्जाम आने वाला है, दिस विल बी फर्स्ट एग्जाम फॉर न्यू सिलेबस, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर मिलेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हम अभी क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करके एक एक सब्जेक्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो स्टडी का फ्लो है वो बना रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट आप ये वीडियो देखने के बाद, लेक्चर देखने के बाद आप तुरंत ही जो टेक्स्ट बुक है मैकमिलन का उसमें से जाके रिवीजन कर लो ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आपको फिर बाद में अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं कोई भी चीज़ याद करने के लिए। और जल्द ही मैं आपके लिए वीडियो लाने वाली हूँ कि कैसे आप स्टडी के लिए टाइम मैनेज कर सको, क्योंकि आई नो हम सब वर्किंग है और काम करते करते ही हमें पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है और एग्ज़ाम भी क्रैक करनी है, तो वो सभी प्रेशर है। तो उस टाइम में कैसे आप टाइम मैनेज करो ताकि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सको। ठीक है, पढ़ाई के लिए टाइम। और ये वीडियो लेक्चर्स आपको कैसे हेल्पफुल होंगे, आप वीडियो लेक्चर्स देख के और कैसे किस वे में पढ़ाई आपको करनी चाहिए ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर हो और आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, सो जल्द ही हम वो वीडियो लेके आएंगे स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं एबीएफएम की ये सीरीज़। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक नया टॉपिक इन दिस यूनिट, वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, इसके पहले हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखे थे 17। ठीक है, अभी देखिए कोई भी बिजनेस के लिए एक स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी होती है, कैसे वो बिज़नेस को मैनेज किया जाए। ठीक है, ताकि उसमें किसी भी तरीके का लॉस ना हो और जल्दी ही हमारा जो टारगेट है वो अचीव किया जा सके। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। Banking industry is the backbone of financial sector. Indian banking industry has witnessed several stages of growth over time. देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर की जो बैकबोन है वो है बैंकिंग इंडस्ट्री, क्योंकि कोई भी स्कीम अगर गवर्नमेंट को लानी है आम पब्लिक तक तो वो बैंक के थ्रू ही लेके आएगी। तो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री ने एक बहुत ग्रोथ ओवर द टाइम फेस की है। द ग्रोथ हैज़ बीन एक्सपोनेंशियल सिंस नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन अर्ली 90s एंड द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो ये जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से रही है। कब से? जब से बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हुआ अर्ली 90s में, और फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का भी एंट्री हुआ, तो तब से ये ज़्यादा ही ग्रोथ होने लगी है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स फ्रॉम द बिगिनिंग हैड अडॉप्टेड अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल एंड हैव बीन क्वाइट एग्रेसिव। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है ना स्टूडेंट्स, उनने पहले से ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल अडॉप्ट किया था और इसलिए वो क्वाइट एग्रेसिव थे। ड्यू टू दिस ओवर द टाइम the monopolistic hold of public sector banks in the financial space underwent some changes. क्या हुआ कि जब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की एंट्री हुई मार्केट में तो उनका पहले से ही क्लियर था एजेंडा कि उनको टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल ये करना है, फॉलो करना है, और क्वाइट एग्रेसिव थे, वो ग्रोथ के लिए बहुत डेस्परेट थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ जो मोनोपोलिस्टिक होल्ड थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, मतलब पहले हमारे देश में सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, फिर धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की एंट्री हुई। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनमें थोड़े चेंजेस हुए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी कंपटीशन में आ गए।
This is borne out by the fact that the share of public sector banks, that is PSBs, in total advances as well as in deposits has been declined since 2010-11, while private sector banks have been improving their share. इसका इम्पैक्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स? क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स पहले से ही बहुत डेस्परेट थे ग्रोथ के लिए और टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल भी ये कर रहे थे कि एग्रेसिव थे, तो उनकी वजह से हुआ क्या कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो शेयर था ना टोटल एडवांसेस में, डिपॉजिट्स में, वो डिक्लाइन होता चला गया, वो कम होता चला गया 2010-11 से, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो पोजीशन था वो इम्प्रूव हुआ गया. ठीक है, उनका पोजीशन इम्प्रूव हुआ शेयर का. In 2020-21, PSBs constituted 59.9% of the total assets of the scheduled commercial banks. 2020-21 में क्या सिचुएशन थी? PSBs टोटल असेट्स ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के 59.9% ऑफ द शेयर PSBs के पास था. मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास 59.9% शेयर था ऑफ टोटल असेट्स ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के. ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास 32.8% था. देखिए, मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए थे बाद में, लेकिन उनका शेयर इतने कम टाइम में इतना जल्दी बढ़ गया. फिर फॉरेन बैंक्स का शेयर था 6.5% एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर था स्टूडेंट्स 0.8% ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द SCB, मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक. ये इसमें सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आते थे. ये डेटा कब दिया था, किसने दिया था? RBI का एक रिपोर्ट आया था ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया डेटेड 28 दिसंबर 2021. ये RBI के डेटा के हिसाब से उन्होंने कहा कि 2020-21 में जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के टोटल असेट्स में से 59.9% ऑफ द शेयर PSB पब्लिक सेक्टर बैंक्स का था, फिर 32.8% प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का था, 6.5% फॉरेन बैंक्स का था और 0.8% स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का था. ठीक है, तो क्वेश्चन में एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये याद रखना चाहिए. ठीक है, द ग्रोथ ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री हैज़ बीन ड्रिवन बाय डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय देम बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग एंड इमर्जिंग सॉल्यूशंस. बैंकिंग इंडस्ट्री में अलग अलग बैंक्स की ग्रोथ किस चीज़ पर डिपेंड थी कि वो कौन सी स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं. ठीक है, चाहे वो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी हो या इमर्जिंग सिचुएशंस में कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हैज़ बिन, इज़ एंड विल कंटिन्यू टू बी द की ड्राइवर फॉर शेपिंग बैंकिंग ऑपरेशंस. तो इसीलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है कि कोई भी बैंक का क्या पोजीशन है. तो बेसिकली ये पैराग्राफ से हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, ये IIBF ने ये पैराग्राफ हमें क्यों दिया है, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी बिजनेस में. उसके लिए उन्हें एग्जांपल दिया बैंक्स का कि कैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने इंडस्ट्री में लेट आके भी इतना ज़्यादा शेयर कैप्चर किया, क्योंकि उनका जो मॉडल था, उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो बेस्ट थी. ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर ऑल्सो फॉलोइंग बेस्ट, बट जो उनका एजेंडा था वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल था, दे वर क्वाइट एग्रेसिव, सो उन्होंने बहुत कम टाइम में ज़्यादा प्रोग्रेस की है. ठीक है, तो ये सब हुआ है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि स्ट्रैटेजी अच्छी अगर होगी तो कोई भी चीज़ हम अच्छे से कर पाएंगे. तो देखते हैं कि क्या है एक्चुअली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग फिलोसोफर्स ने इसकी अपनी अपनी हिसाब से डेफिनेशन दी है. Strategic management is defined as the process by which a firm manages the formulation and implementation of its strategy. ये किसने डिफाइन किया है? कारपेंटर MA एंड सैंडर्स WG, इन्होंने 2009 में ये दिया है. क्या बोला है उन्होंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच फर्म मैनेजेस द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस होते हैं जिसमें कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस अपना आगे क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे वो बिज़नेस इंप्लीमेंट होगा, वो बिज़नेस कैसे फॉर्मुलेट होगा, उसकी वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं पहले से. ठीक है, उसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव कि डिफाइन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या व्हाट वाज द डेफिनेशन विच वाज सेट बाय कारपेंटर MA एंड सैंडर्स WG इन 2009. तो ये है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच a firm manages formulation and implementation of its strategy. The word strategy comes from Greek word strategos, meaning general views. तो ये वर्ड कहाँ से आया? स्ट्रेटेजी एक ग्रीक वर्ड था, स्ट्रेटेजोस, उससे आया है. ठीक है, और उसका मतलब क्या है स्ट्रेटेजोस का? जनरल व्यूज़, जनरल्स व्यूज़. ठीक है, ओके. इन द वर्ड्स ऑफ एंड्रयूज, अभी और एक ये थे एंड्रयू फिलोसोफर, उन्होंने क्या बोला था? इन द वर्ड्स ऑफ एंड्रयूज इन 1980, corporate strategy is the pattern of decisions in a company that determines and reveals its objectives, purpose or goals, products and the principal policies and the plan for achieving those goals, and define the range of business that the company is to pursue, the kind of economic and human organization it is or intends to be. ये बहुत बड़ा दिया है, हम धीरे धीरे पढ़ के समझते हैं. ठीक है, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो. देखिए,
एंड्रयूज ने 1980 में क्या बोला, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या होती है। देखिए स्ट्रेटेजी तो आपको पता चला क्या होती है। स्ट्रेटेजी होती है कि कोई भी बिजनेस को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे फॉर्मुलेट करना है, वो आगे कैसे काम करेगा, उसकी स्ट्रेटेजी बनाना है, उसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लेकिन फिर कॉर्पोरेट मतलब जो कॉर्पोरेट ऑफिसर्स रहते हैं उसकी कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो उसी को डिफाइन किया एंड्रयूज ने। इट इज़ अ पैटर्न ऑफ डिसीजंस इन अ कंपनी। वो कंपनी में डिसीजंस लेने के अलग अलग पैटर्न होते हैं दैट डिटरमाइंस एंड रिवील्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस, गोल्स एंड प्रोड्यूसेस प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज। मतलब एक कंपनी किस हिसाब से डिसीजन लेती है कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, उसके क्या पर्पस होने चाहिए, उसके क्या गोल्स होने चाहिए, कैसे मतलब प्रोड्यूसेस ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रोड्यूसेस द प्रिंसिपल पॉलिसीज, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, प्लान्स फॉर अचीविंग दिस गोल्स। वो गोल्स अगर एक बार कंपनी ने सेट किए तो वो गोल्स अचीव करने के लिए उसके क्या प्लान्स है। डिफाइन रेंज ऑफ बिजनेस दैट कंपनीज टू परस्यू। वो कंपनी कौन से टाइप का बिजनेस करने वाली है, कौन से रेंज में, अलग अलग इसमें टाइम में वो बिजनेस करने वाली है। मतलब कोई प्रोडक्ट डिलीवरी करने वाली है, सर्विस बिजनेस है। द काइंड ऑफ इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ और इंटेंट्स टू बी। कैसे इकोनॉमिकली वो ऑर्गेनाइज करेगी, कैसे वो ह्यूमन मतलब उसके एम्प्लॉयज़ को वो कैसे ऑर्गेनाइज करने वाली है। एंड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन इट इंटेंट्स टू मेक टू इट्स शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स एंड कम्युनिटीज़। और वो अपने शेयर होल्डर्स को, अपने एम्प्लॉय, कस्टमर्स और कम्युनिटीज़ को कैसे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों टाइप का कंट्रीब्यूशन देने वाली है कि ओके। तो ये सब प्लानिंग, ये सब स्ट्रैटेजी बनाना, इसी को कहते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। ठीक है। इट डिफाइंस बिजनेस इन विच कंपनी विल कम्पीट प्रेफरेबली इन अ वे दैट फोकसेस रिसोर्सेज टू कन्वे डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसेस इनटू कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। मतलब उन्होंने कहा कि बेसिकली कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक कंपनी उसके कॉम्पिटिटर के साथ कैसे कॉम्पीट करेगी। ठीक है, किस वे में वो कॉम्पीट करेगी ताकि वो अपना ग्रोथ बनाए रखे और वो अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे रहे। एंड प्रिफरेबली इन अ वे दैट फोकस इज रिसोर्सेज टू कन्वे, और वो रिसोर्सेज को कैसे कन्वे करेगा इन डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसेस। मतलब कॉम्पिटिटर्स तो है ही मार्केट में, लेकिन इनटू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब सब कॉम्पिटिटर्स तो है ही मार्केट में, लेकिन वो सेम बिजनेस वाले अलग कॉम्पिटिटर्स को कैसे चैलेंज, कैसे उनको हरा के आगे जाएगा। ठीक है, कैसे वो अपने खुद की कंपनी की ग्रोथ करेगा और वो रिसोर्सेज को कैसे कन्वे करेगा, कैसे यूज़ करेगा इन इफेक्टिव वे ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे जाए। ठीक है, और वो उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी ले। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को स्टूडेंट्स, इन सभी चीज़ों की स्ट्रेटेजी को बनाना बोलते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। समझा यहाँ तक आपको? आई थिंक ये बहुत ईजी है समझने के लिए। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। आई कैन अंडरस्टैंड, ये थोड़ा बड़ा डेफिनेशन है समझने के लिए, लेकिन जब आप 2-3 बार पढ़ोगे ये तो आपको आराम से समझ में आएगा। इट्स नॉर्मल लैंग्वेज में दिया, इंग्लिश लैंग्वेज में, कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या होती है। एक बार फिर से समझते हैं, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि किसने कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के डेफिनेशन को डिफाइन किया। तो एंड्रयूज थे, उन्होंने डिफाइन किया 1980 में। ठीक है, क्या होता है ये ऐसा भी पूछ सकते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या होती है। ठीक है, तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या होती है। इट इज अ पैटर्न ऑफ डिसीजन इन अ कंपनी दैट डिटरमाइंस, रिवील्स इट्स ऑब्जेक्टिव, पर्पसेस, गोल्स, प्रोड्यूसेस एंड प्रिंसिपल पॉलिसीज। मतलब कंपनी अपने कैसे, क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या पर्पस, क्या गोल होने चाहिए, कैसे उस पॉलिसीज़ रहेगी। ठीक है, क्या प्लान रहेंगे गोल्स को अचीव करने के। ठीक है, फिर कौन से बिजनेस वो करने वाली है, किस वे में करने वाली है, अपने इकोनॉमिक और ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे ऑर्गेनाइज करेगी, और अपने शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, कस्टमर और कम्युनिटी को वो कैसे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगी, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे नॉन इकोनॉमिक हो। ठीक है, और ये सब करते टाइम ही वो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसे कॉम्पीट करेगी। ठीक है, क्या अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज़ करेंगे अपने बिजनेस के लिए, अपने कंपनी के लिए, ताकि वो वही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रह के अपनी ग्रोथ कर सके और अपना मतलब कंपटीटर से अच्छे से कम्पीट करके फोकस से आगे जा सके। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सके। तो यही सभी चीज़ों को बोलते हैं स्टूडेंट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। आई थिंक अभी आपके माइंड में ये डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी। देखिए, स्ट्रेटेजी इज द पैटर्न ऑफ डिसीजंस इन अ कंपनी दैट डिटरमाइंस और रिवील्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स, पर्पसेस और गोल्स और प्लान्स फॉर अचीविंग दीज गोल्स। तो देखते हैं स्ट्रैटेजी क्या होती है। स्ट्रैटेजी इज द पैटर्न ऑफ डिसीजंस इन अ कंपनी दैट डिटरमाइंस और रिवील्स इट्स ऑब्जेक्टिव, पर्पसेस और गोल्स एंड प्लान्स फॉर अचीविंग दीज गोल्स। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी क्या होती है स्टूडेंट्स, एक तरीके के डिसीजंस होते हैं इन अ कंपनी जो कि डिटरमाइन करते हैं वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव, पर्पस या गोल्स क्या होते हैं, और प्लान फॉर अचीविंग दिस गोल्स, वो गोल्स को वो कंपनी कैसे अचीव करेगी। डिफाइंस द रेंज ऑफ बिजनेस इन अ कंपनी इज टू परस्यू and defines range of business the company is to pursue, the kind of economic and human organization it is or intends to be। मतलब कंपनी
कौन से टाइप का, कौन से रेंज का बिजनेस करने वाली है, वो कैसे करेगी, कैसे वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेगी, ह्यूमन को अपने ऑर्गेनाइज करेगी, ठीक है। एंड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन इज इंटेंड्स टू मेक टू इज शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, कम्युनिटीज़। मतलब वो अपने एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर, कस्टमर्स और कम्युनिटी को कैसे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन देगी। दिस डेफिनेशन लिंक्स स्ट्रेटेजी टू सच एक्टिविटीज एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमाइनिंग पॉलिसी एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्शन प्लान्स। तो बेसिकली ये डेफिनेशन किस चीज़ की स्ट्रेटेजी देती है, वो कैसे अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेगी, पॉलिसीज़ कैसे बनाएगी एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्शन प्लान्स, कैसे अपने एक्शन प्लान्स बनाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या दिया है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए जो एंड्रयूज़ ने, उन्होंने आपने जो डेफिनेशन दिया था ना हमें कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का, उसी का शॉर्ट वर्जन उन्होंने एक्सप्लेन किया कि बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या होती है, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन की है, सिर्फ आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन की है। A study of definitions given above shows that strategy combines explicit statements and implicit beliefs and understanding in and around an organization about। आगे देखने से पहले ये समझते हैं कि स्ट्रेटेजी होती क्या है। यहाँ पे हमें अलग अलग डेफिनेशंस दी है स्ट्रेटेजीज़ की, ठीक है। तो ये सब डेफिनेशन कंबाइन करके हम क्या कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होती है। ये रहते हैं एक एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स, मतलब सबके अलग अलग स्टेटमेंट्स, एंड इम्प्लिसिट बिलीव्स, सबके अपने अपने बिलीव्स क्या स्ट्रेटेजी होती है, एंड अंडरस्टैंडिंग इन एंड अराउंड एन ऑर्गेनाइजेशन, और एक ऑर्गेनाइजेशन को अंदर से और बाहर से समझ के लेना, ठीक है। अबाउट व्हाट वो देखते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों को बोलते हैं स्ट्रेटेजी, और इसी की रिगार्डिंग अलग अलग डेफिनेशंस आपको पहले दी है, ठीक है, जो हमने देखी। तो ऑर्गेनाइजेशन को अंदर और बाहर से समझना किस चीज़ के बारे में, अबाउट मिशन, विजन, क्लाइंट ले एंड रिसोर्सेज एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या है। पहले तो मिशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या होता है, इट्स कोर पर्पस और मिशन एंड हाउ इफ एट ऑल इट्स मिशन विल और मस्ट चेंज इन फ्यूचर। एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या होता है, उसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन का कोर पर्पस क्या है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के लिए है, क्यों बनाई गई है, ठीक है, उसका क्या मिशन है वो फॉलो करने वाला है। एंड इफ़ एट ऑल इट्स मिशन विल और मस्ट चेंज इन फ्यूचर, और उसका मिशन मतलब अगर उसे चेंज करना चाहता है तो वो उसे चेंज कर सकता है, ठीक है, वो अपना फोकस चेंज कर सकता है। फोकस इन द सेंस वो गोल को अचीव करने के लिए अपने मिशन में चेंजेस फ्यूचर में कर सकता है। विजन क्या होती है, एन इमेज ऑफ इट्स फ्यूचर डायरेक्शन एंड व्हाट इट इंटेंड्स टू अचीव, मतलब एक कंपनी, एक बिजनेस कि उसका फ्यूचर डायरेक्शन क्या होना चाहिए और वो कैसे उसे अचीव करेगी, ठीक है, अपने गोल को कैसे अचीव करेगी, क्या अचीव करना वो कोशिश करना चाहते हैं, मतलब व्हाट इट इंटेंड्स टू अचीव, क्या अचीव करना चाहते हैं, उसी को कहते हैं उसका विजन, ठीक है। तीसरा है क्लाइंट, इट्स स्कोप मीनिंग देयर बाय इट्स मेन क्लाइंट नाउ एंड दोज इन फ्यूचर एंड कॉन्सिक्वेंटली द पोटेंशियल क्लाइंट्स दैट आर एंड विल रिमेन आउटसाइड इट्स स्कोप। तो बेसिकली क्लाइंट मतलब वो कौन से उसके जो कस्टमर है उन पे फोकस करेगी, ठीक है, उसका क्या स्कोप होगा, क्या मीनिंग लेके वो फोकस करेंगी, मतलब बेसिकली वो क्लाइंट को प्रोडक्ट वाला बिजनेस दे रही है, सर्विस वाला बिजनेस दे रही है, इट्स मेन क्लाइंट लेना, वो कौन से टाइप के कस्टमर्स पे फोकस करेगी, एंड दोज इन फ्यूचर में भी, और अगर उन्हें सेम क्लाइंट्स पे फोकस करना है या उन्हें अगर वो स्कोप बढ़ाना है आउटसाइड इट स्कोप तो भी वो बढ़ा सकते हैं। चौथा है रिसोर्सेज, एक कंपनी के लिए उसके रिसोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं, हम ना स्ट्रैटेजी देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी चीज़ों को हमें फोकस करना है कि वो चीज़ों पे बेस्ड स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है। चौथा है रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज एंड द कॉम्पिटेंसीज that create value of its for its client and how these will or must change to maintain and enhance the future value created। जो कंपनी के रिसोर्सेज रहते हैं और कॉम्पिटेंसीज मतलब उसके कॉम्पिटिटर्स भी रहते हैं, ठीक है, वो उसके एक्चुअली उसका जो क्लाइंट बेस रहता है उस पर वैल्यू क्रिएट करते हैं, मतलब वो किस टाइप के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन में टिके रहने के लिए वो क्या क्या स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, and how these will or must change to maintain and enhance the value created, the future value created। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अभी जिस तरीके से रिसोर्सेस और उसके कॉम्पिटेंसीज यूज़ कर रहे हैं टू वैल्यू इट्स क्लाइंट्स, बेसिकली ये सब क्यों करती है ऑर्गेनाइजेशन, उनके क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ें वो कंपनी की फ्यूचर में भी वैल्यू बढ़ाएंगी, ठीक है। और पांचवा है प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कोई भी कंपनी के लिए उसका प्रेजेंट और फ्यूचर का प्लानिंग स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी है।
द फाउंडेशन ऑफ इट्स प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव स्टैंडिंग एंड फ्यूचर स्टेबिलिटी। वो अभी से क्या फाउंडेशन बना रहा है, उसकी प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव स्टैंडिंग, वो कॉम्पिटिशन में अभी कैसे स्टैंड करेगा, कैसे सर्वाइव करेगा, और फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी, वो अभी क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा ताकि वो फ्यूचर में भी कॉम्पिटिशन में सस्टेन रह सके, कॉम्पिटिशन में टिके रहे, अपना बिजनेस अच्छे से करे, अपना बिजनेस ग्रो करे और कॉम्पिटिटर से आगे जाए। तो स्टूडेंट्स ये 5 थे अलग अलग पॉइंट्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने कौन से पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए और स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि द स्टडी ऑफ डेफिनेशंस गिवन अबाउट शो स्ट्रेटेजी कंबाइंस। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटेजी उसके कौन से पॉइंट पे डिपेंड रहती है। तो ये 5 पॉइंट थे। पहला मिशन, दूसरा विजन, तीसरा क्लाइंट, चौथा रिसोर्सेज और पांचवा प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं। हैम्ब्रिक एंड फ्रेडरिक्सन डिफाइन स्ट्रेटेजी एज, अभी मैंने बोला था, देखिए अलग अलग फिलोसोफर्स, अलग अलग रिसर्चर्स अपने अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी की डेफिनेशंस आपको देंगे। आपको ये जो भी मैंने बोला था फैक्चुअल डेटा ना स्टूडेंट्स, वो याद रखना है, क्योंकि आपको कोई भी डेफिनेशन देंगे और पूछ सकते हैं IIBF वाले कि ये किसने दी थी, या ये साइंटिस्ट की, ये फिलोसोफर की डेफिनेशन क्या थी, ठीक है। वो शायद से डेफिनेशन नहीं देंगे ऑप्शन में, आपको वो ऊपर डेफिनेशन देंगे और नीचे नाम पूछेंगे, और ये सभी साइंटिस्ट के नाम आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो बेसिकली आपको वहाँ पे देखना है कि ये किसकी स्ट्रेटेजी है, ओके। तो देखते हैं हैम्ब्रिक और फ्रेडरिक्सन ने क्या डिफाइन की है स्ट्रेटेजी। द सेंट्रल इंटीग्रेटेड एंड एक्सटर्नली ओरिएंटेड कंसेप्ट ऑफ हाउ अ फर्म विल अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट एंड स्वीट, एक फर्म अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकता है, ठीक है। कैसे, एक सेंट्रल इंटीग्रेटेड एंड एक्सटर्नली ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ, एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट मतलब एक मेन कॉन्सेप्ट होगी, इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट होगी, और एक्सटर्नली ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आउटर एनवायरनमेंट्स पे भी फोकस करके वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगी ऑफ हाउ अ फर्म विल अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। इन सभी चीज़ों पे फोकस करके फर्म अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करेगी, यही चीज़, इसी चीज़ को बोलते हैं स्ट्रेटेजी एज पर हैम्ब्रिक एंड फ्रेडरिक्सन। ये समझा, मतलब हैम्ब्रिक और फ्रेडरिक्सन ने हमें ये डेफिनेशन दी है स्ट्रेटेजी की, सेंट्रल इंटीग्रेटेड एंड एक्सटर्नली ओरिएंटेड कंसेप्ट ऑफ हाउ फर्म विल अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। A strategy then encompasses a pattern of organizational actions that have been taken and those that are to be taken by organization, ठीक है। तो बेसिकली उनके हिसाब से स्ट्रेटेजी क्या होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कौन से एक्शंस, अभी कौन से स्टेप्स ले रही है और फ्यूचर में भी वो क्या स्टेप्स लेने वाली है इन परस्यूइंग इट्स ऑब्जेक्टिव, ताकि उसके ऑब्जेक्टिव्स परस्यू किए जा सके। स्ट्रेटेजी आउटलाइंस द मीन्स बाय विच अ फर्म इंटेंड्स टू क्रिएट यूनिक वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड इट्स इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। तो एक फर्म अपने बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशंस को और अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करती है, ताकि एक यूनिक वैल्यू वो क्रिएट कर सके अपने कस्टमर्स के लिए और अपने इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स के लिए, ठीक है। तो यही सब चीज़ बोली थी हैम्ब्रिक एंड फ्रेडरिक्सन ने, ठीक है। ये इन दोनों ने ये डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट फैक्चुअल डेफिनेशन दी है, फैक्चुअल डेटा अल्फ्रेड कैंडलर जूनियर सजेस्ट, ठीक है। अगर प्रोनाउंसिएशन ये रहेगा तो आप देखिए कैसे है। अल्फ्रेड कैंडलर जूनियर सजेस्ट स्ट्रैटेजी एज, अभी इन्होंने क्या सजेस्ट स्ट्रैटेजी दी है, द डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द अडॉप्शन ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट दीज गोल्स। तो एज पर अल्फ्रेड कैंडलर जूनियर के हिसाब से स्ट्रैटेजी क्या होती है स्टूडेंट्स, कि एक बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को ऑफ एन एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज के, एक बिजनेस के बेसिक लॉन्ग टर्म और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना, पहले तो डिटरमाइन करना, समझना, एंड द एडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, और वो गोल्स अचीव करने के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन होनी चाहिए उसे अडॉप्ट करना, एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट दिस गोल्स। तो जब हम कोर्स ऑफ एक्शन ले रहे हैं तो क्या रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए ताकि वो गोल्स को जल्दी अचीव किया जा सके, इसके बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना और ऑब्जेक्टिव बनाना, इसे यही डेफिनेशन दी है हमें अल्फ्रेड जूनियर ने, ठीक है। तो समझा आपको क्या डेफिनेशन दी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको एक डेफिनेशन दे देंगे, द डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द अडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट दिस गोल्स। दिस डेफिनेशन हैज़ बीन गिवन बाय विच फिलोसोफर, और आपको सबके नाम दिए जाएंगे, तो आपको आंसर टिक करना है अल्फ्रेड कैंडलर जूनियर, ठीक है। समझो आपको बेसिक गोल्स को, लॉन्ग टर्म गोल्स क्रिएट करना ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के क्रिएट क्या है वो क्रिएट करे, बेसिकली उसको डिटरमाइन करे, और फिर क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है और क्या रिसोर्सेज उसके लिए यूज़ करने हैं ताकि वो गोल अचीव किए जा सके, ये बताया था अल्फ्रेड कैंडलर जूनियर ने। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी दी थी पोर्टर ने, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोर्टर रिलेट स्ट्रेटेजी टू द सक्सेस ऑफ अ कंपनी। पोर्टर ने
स्ट्रेटेजी को कंपनी के सक्सेस से रिलेट किया। क्या उन्होंने कहा, द ऑब्टेनिंग अ कॉम्पिटिटिव पोजीशन और अ सीरीज ऑफ कॉम्पिटिटिव पोजीशन दैट लेड टू अ सुपीरियर एंड सस्टेनेबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो बेसिकली कोई भी कंपनी के लिए स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी इज बेसिकली द सक्सेस ऑफ कंपनी। कोई भी कंपनी कैसे सक्सेसफुल है उसी को कहते हैं स्ट्रैटेजी। द ऑब्टेनिंग अ कॉम्पिटिटिव पोजीशन, कि उसने अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन कैसे ऑब्टेन की, कैसे वो नंबर 1 बना है या कैसे बेस्ट कंपनी बना है मार्केट में, और सीरीज ऑफ कॉम्पिटिटिव पोजीशन दैट लीड टू सुपीरियर एंड सस्टेनेबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। उन्होंने ऐसे क्या एक्शंस लिए ताकि वो अभी बेसिकली उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सुपीरियर और सस्टेनेबल भी है और कॉम्पिटिटिव पोजीशन वो एक अच्छी मेंटेन कर रहा है। उस सभी वो सक्सेस ऑफ कंपनी को ही बोलते हैं उसकी स्ट्रेटेजी। इसलिए ऐसा किसने कहा, पोर्टर ने। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपको डेफिनेशन पूछा और बोला किसने कहा तो आपको बताना है पोर्टर ने। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग डेफिनेशन देखे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम नीचे कंक्लूड करेंगे बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ आप एक बार फिर से देख लो कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी डेफिनेशन दी है। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक से रिवीजन कर ही सकते हो। देखिए, पहला तो साइंटिस्ट कौन था, पहले तो किसने, कारपेंटर, एमए एंड सैंडर्स डब्ल्यूजी ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को डिफाइन किया, तो ये पहला डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एंड्रयूज थे, उन्होंने कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी डिफाइन की, उसकी डेफिनेशन किसने दी, एंड्रयूज ने। देन नेक्स्ट हमने उसी सब कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को समराइज किया कि बेसिकली क्या होती है स्ट्रेटेजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट और इम्प्लिसिट बिलीफ्स को फोकस करती है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन मिशन, विजन, क्लाइंट्स, रिसोर्सेज एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, फिर आए हैम्ब्रिक एंड फ्रेडरिक्सन, उन्होंने एक डेफिनेशन दी स्ट्रेटेजी की। फिर एल्फ्रेड कैंडलर जूनियर ने एक डेफिनेशन दी और एक पोर्टर ने डेफिनेशन दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको ये सभी डेफिनेशन समझ के याद रखनी है। ठीक है, टू कंक्लूड, अभी इन सभी का कंक्लूजन देखते हैं। वी मे से दैट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स दोज डिसीजन एंड एक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट दैट डिटरमाइन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। तो बेसिकली इन सभी चीज़ को देख के हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी के वो डिसीजंस और एक्शंस होते हैं जो कि वो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कैसे देगी उस पर वो डिपेंड रहता है। ठीक है, बेसिकली दोज डिसीजन एक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट दैट डिटरमाइन इट्स लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट के वो डिसीजंस और एक्शंस जो कि कंपनी का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस डिफाइन करेगी। ठीक है, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंक्लूड स्कैनिंग ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी एंड इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल प्रोसेस। तो बेसिकली कौन से एलिमेंट्स आते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये पूछ सकते हैं आपको क्योंकि मल्टीपल एमसीक्यू टाइप का आपका एग्जाम आता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कौन से एलिमेंट्स पे डिपेंड रहती है, उसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंक्लूड विच एलिमेंट्स, दैट इज स्कैनिंग ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। पहली बात, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब उसके अंदर कैसा एनवायरनमेंट है काम करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस इंडस्ट्री है, उसके एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे अलग रिसोर्सेस हो, मशीन रिसोर्स हो, एवरीथिंग, कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, रॉ मटेरियल रह रहा है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट वो कंपनी का कैसा है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब वो कंपनी का मार्केट में क्या पोजीशन है, वो कैसे सप्लाई कर रही है, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड हो, चाहे सर्विस बेस्ड हो, चाहे आईटी इंडस्ट्री हो। तो ये सभी चीज़ें, इसका स्कैनिंग करना ये आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दूसरी चीज़ क्या थी, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान। कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म क्या प्लान स्ट्रेटेजिक बनाएगी, ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए, वो बिजनेस आगे बढ़ने के लिए लॉन्ग टर्म वो कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी उसका प्लान। तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, ये सब चीज़ों की स्ट्रेटेजी बनाने के बाद वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, वो स्ट्रेटेजी कैसे इम्प्लीमेंट करेगा कंपनी। एंड द इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल प्रोसेस, और फिर इन सभी चीज़ों को कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा और कैसे कंट्रोल किया जाएगा ताकि ये स्मूथ वे में हो सके। तो यही सब चीज़ें इंक्लूड होती है स्टूडेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड स्ट्रेटेजी। अभी तो यहाँ तक हमने समझा कि स्ट्रेटेजी के अलग अलग डेफिनेशंस क्या होती है स्ट्रेटेजी। अभी समझते हैं प्लान क्या होता है। देखिए ये दोनों चीज़ें, ये दोनों वर्ड्स हम हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। प्लान क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या होती है। आज मतलब हमने बोलते हैं ना, जैसे कि आज मेरा ये प्लान है, आज मेरा वो प्लान है, और एग्जाम्स के लिए जनरली हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मैंने ये स्ट्रेटेजी बना के ये मैंने किया, ठीक है, ये मेरी ये सब्जेक्ट के लिए ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है, सपोज मेरी BFM के लिए आज एग्जाम में ये स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करूँगी, तो ये सब है। और प्लान क्या होता है, सपोज एक एग्जाम सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मुझे BFM का भी पेपर देना है, तो पहले तो मैं प्लान करूँगी कि मैं कैसे उसका पढ़ाई करूँगी, ठीक है, मैं कैसे पढ़ाई करूँगी, कौन से दिन क्या पढ़ाई करूँगी, कितने चैप्टर्स करूँगी, ठीक है, तो ये है मेरा प्लान। तो मैं क्या काम करने वाली हूँ, ये मेरा प्लान। और स्ट्रैटेजी क्या होती है, मैं कैसे पढ़ाई करूँगी।
अगर मैं BFM पढ़ाई करने वाली हूँ, उसमें न्यूमेरिकल्स है, चाहे थियोरी पार्ट है, तो वो उसकी मेरी क्या स्ट्रेटेजी होगी ताकि मेरा एग्जाम फर्स्ट शॉट में क्लियर हो, मेरा वो सब्जेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो। तो कैसी स्ट्रेटेजी होगी? स्ट्रेटेजी मतलब मैं क्या मटेरियल यूज़ करूँगी, कौन से वीडियोस देखूंगी, ठीक है, किस वे में मैं पढ़ाई करूँगी, ये सब होते स्ट्रेटेजी। तो आपको अभी समझ में आया होगा स्टूडेंट कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है प्लान और स्ट्रेटेजी। देखते हैं अभी डिटेल में। तो आइए देखते हैं क्या डिफरेंस है प्लान और स्ट्रेटेजी के बीच में स्टूडेंट्स। Quite often, word plan and strategy are used interchangeably. However, they are significantly different. ठीक है, however there are significant differences between these two. मैंने अभी जैसे आपको बताया कि जनरली हम लोग प्लान और स्ट्रेटेजी को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो देखते हैं क्या है। पहले तो देखते हैं प्लान क्या होता है। और प्लान इज एन अरेंजमेंट, अ पैटर्न, अ प्रोग्राम और अ स्कीम फॉर डेफिनेट पर्पज़। तो बेसिकली प्लान क्या होता है कि कोई भी चीज़ का हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे, किस पैटर्न में करेंगे, मतलब क्या पैटर्न है, क्या प्रोग्राम है, क्या स्कीम है, ठीक है, एक कुछ फिक्स डेफिनेट पर्पस के लिए क्या हमारा अरेंजमेंट है, क्या पैटर्न है, क्या स्कीम है। और प्लान इज़ वेरी कॉन्क्रीट इन नेचर, ये एक तरीके का फिक्स होता है एंड डज नॉट अलाउ फॉर डेविएशन। ये कोई भी तरीके का डेविएशन मतलब चेंज अलाउ नहीं करता। एक बार प्लान बन गया तो हमें वही प्लान हम लोग फॉलो करते हैं। अगर हम चेंज करते हैं प्लान को फिर तो वो दूसरा प्लान हो जाता है, वही प्लान में हम चेंजेस नहीं करते। इफ़ प्लान ए डजेंट वर्क यू डोंट अल्टर प्लान ए। अगर सपोज प्लान ए आपके पास है तो वर्क नहीं किया तो प्लानों को चेंज नहीं करोगे, आप प्लान बी को यूज़ करोगे ना। हम लोग बोलते हैं ना, अगर प्लान ए यूज़ नहीं हुआ तो मैं प्लान बी यूज़ करूँगी। इसका मतलब क्या है कि प्लान कभी भी चेंज नहीं होता, अल्टर नहीं होता। एंड ट्राई अगेन रादर यू वुड मूव टू प्लान बी विच में बी टोटली डिफरेंट। तो एक प्लान दूसरे प्लान से हमेशा पूरी तरीके से अलग रहता है, हमेशा, मतलब मे बी कभी कभी या कुछ हिस्से तक। अगर टोटल सेम रहेगा तो उसे हम प्लान बी क्यों कहेंगे, प्लान ए ही कहेंगे ना, ठीक है। अगर आपका प्लान ए वर्क नहीं कर रहा है तो आप प्लान बी पे जाओगे, मे बी विच में बी डिफरेंट, वो डिफरेंट ही रहेगा ना ए से, थोड़े एक्सटेंड में या ज़्यादा एक्सटेंड में। मतलब प्लान क्या होता है, एक तरीके का फिक्स पर्पस के लिए, डेफिनेट पर्पस के लिए, जो कि कॉन्क्रीट नेचर का होता है, एक तरीके का अरेंजमेंट, पैटर्न, प्रोग्राम या स्कीम, ठीक है, और वो चेंज नहीं होता। प्लान इज मोस्ट यूजफुल व्हेन स्टेइंग वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। प्लान सबसे यूजफुल कब होता है, जब वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो। एंड ऑन ट्रैक इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। प्लान हमेशा ऑन ट्रैक होना चाहिए, वो अच्छे से अगर फॉलो होता है तभी वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होता है। अगर आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो प्रायोरिटी पे कैसे रहेगा, ठीक है। और प्लान प्रोवाइड्स अ कोहेरेंट फ्रेमवर्क फ्रॉम विच टू बिल्ड एंड अ श्योर डायरेक्शन टू फॉलो विद इंटरमिटेंट माइलस्टोन्स टू पास टू रीच एन एंड गोल, ठीक है। प्लान क्या बेसिकली प्रोवाइड करता है, हम कैसे बिल्ड करेंगे, कोई भी टास्क अगर हमारा रहेगा तो हम उसे कैसे, सपोज एक बिजनेस है, एक गोल अचीव करना है तो कैसे हम उसे बिल्ड करेंगे बिजनेस को, क्या डायरेक्शन फॉलो करेंगे, ठीक है, क्या विद इंटरमिटेंट माइलस्टोन, क्या माइलस्टोन सेट करेंगे कि अभी आज इतना टारगेट है, आज इतना माइलस्टोन हमें अचीव करना है, और टू पास और टू रीच एन एंड गोल, मतलब कैसे हम एक एक माइलस्टोन क्रॉस करते जाएंगे, रीच करते जाएंगे, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, और अपने एंड गोल तक कैसे पहुँचेंगे। ये सभी चीज़ों का जो प्लान रहता है ना, ये सभी चीज़ों का जो लिस्ट रहता है उसी को कहते हैं प्लान। और ये प्लान कब सक्सेसफुल होता है, जब उसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। ओके, अभी ये समझो आपको, ये है प्लान बेसिकली। अभी देखते हैं स्ट्रेटेजी क्या होती है। और स्ट्रेटेजी ऑन अदर हैंड इज़ अ ब्लूप्रिंट, लेआउट, डिज़ाइन और एन आइडिया यूज टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक गोल। बेसिकली कोई भी एक गोल को कैसे हम अचीव करेंगे, ठीक है, मतलब अचीव करने का क्या उसका ब्लूप्रिंट होगा, उसका क्या लेआउट होगा, क्या डिज़ाइन होगा, कैसे उसे अचीव करेंगे, ठीक है, कैसे अचीव करेंगे, जो कैसे है ना, मतलब आइडिया क्या है, क्या डिज़ाइन फॉलो करेंगे, डिटेल में जाएंगे, कैसा लेआउट होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर, एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या कैसे फॉलो करेंगे ताकि उसका गोल अचीव किया जा सके, उसी को कहते हैं स्ट्रेटेजी। और स्ट्रेटेजी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड ओपन फॉर एडाप्टेशन एंड चेंज व्हेन नीडेड। कोई भी स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल रहती है, मतलब आप उसमें कभी भी चेंजेस कर सकते हो। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मेरी स्ट्रेटेजी ए वर्क नहीं की तो मैं स्ट्रेटेजी बी पे जाऊंगी, नहीं। अगर मैं एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही हूँ और अगर वो मेरी स्ट्रेटेजी 100% वर्क नहीं कर रही है तो मैं क्या करूँगी, मैं वो स्ट्रेटेजी में कुछ % चेंज लाऊंगी, थोड़े बहुत चेंज लाऊंगी ताकि मैं सक्सेसफुली मेरा गोल अचीव कर सकूँ। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है तो उसमें वो 100% चेंज नहीं करेगा। अगर थोड़ा बहुत कुछ ठीक से वर्कआउट नहीं हो रहा है तो उसी स्ट्रेटेजी में वो चेंज करेगा। मतलब क्या है, वो फ्लेक्सिबल है स्ट्रेटेजी और ओपन है फॉर अडॉप्शन एंड चेंज व्हेन नीडेड। तो बेसिकली इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजी। तो ये मेन डिफरेंस है स्टूडेंट प्लान और स्ट्रेटेजी के बीच में। प्लान चेंज नहीं होता, प्लान को अल्टर नहीं किया जा सकता। प्लान ए अगर नहीं हुआ तो आप बी में जाते हो, बेसिकली पूरा डिफरेंट आप सिलेक्ट करते हो प्लान। लेकिन स्ट्रेटेजी आपको डिफरेंट सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, एक ही स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल रहती है, उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, जब भी जरूरत पड़े। स्ट्रेटेजी इज मोस्ट यूजफुल व्हेन क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन आर ऑल ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस।
बेसिकली स्ट्रैटेजी कब यूज़फुल होती है? देखिए, स्ट्रैटेजी मतलब क्या कि मैं कैसे फॉलो करूँगी ना, मैंने क्या बोला था आपको कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी होगी, कैसे फॉलो करूँगी, क्या मेरी आइडिया होगी ताकि मैं सक्सेसफुल हो सकूँ। तो ये कब मैं करूँगी? जब मैं क्रिएटिवली मेरे बिजनेस को काम को कर रही हूँ, कोलैबोरेशन हो अच्छे से, इनोवेशन हो, तभी तो मैं अलग अलग चीज़ें अप्लाई करके, अलग अलग स्ट्रैटेजी अप्लाई करके बिजनेस या काम सक्सेसफुल कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रैटेजी कब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? जब कोई भी बिजनेस में क्रिएटिविटी हो, कोलैबोरेशन हो या इनोवेशन हो। ठीक है, और स्ट्रैटेजी एनकरेजेस ओपननेस एंड डिबेट फ्रॉम एवरी साइड ऑफ इक्वेशन। कोई भी स्ट्रैटेजी हमेशा एनकरेज करती है ओपननेस, मतलब सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिबेट फ्रॉम एवरी साइड ऑफ इक्वेशन, अलग अलग लोग उस पर बैठ के डिबेट करके एक फाइनल कंक्लूजन पे आ सकते हैं, या लोग मिलके भी उस पर काम करके डिसीजन ले सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। स्ट्रैटेजी एम्ब्रेसेस क्वेश्चन एंड आउट ऑफ द बॉक्स इफेक्टिव आंसर्स। तो स्ट्रैटेजी में क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं और आउट ऑफ बॉक्स कोई इफेक्टिव आपको सॉल्यूशन भी चाहिए तो वो भी लाया जा सकता है। और स्ट्रैटेजी अलाउज फॉर अ नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट एंड कंटिन्यूअल मोमेंटम दैट बिल्ड्स टिल सक्सेस इज रीच्ड। तो स्ट्रैटेजी में नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट को अलाउ किया जाता है। मतलब अगर सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो, ठीक है, वहाँ पे सब सीनियर्स जो भी डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, वो सब लोग बैठे हो, तो अगर वो कुछ डिसीजन ले रहे हो, अगर कंपनी ने अपने गोल्स अचीव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, उसके अगर वो डिसीजंस ले रहे हो, तो बेसिकली वो सबका ओपननेस अलाउ करती है। ठीक है, नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट। वो सपोज सब एमडी बैठे हैं, तो वो सब अपने थॉट्स ओपनली उसमें पार्टिसिपेट करके बता सकते हैं, उसमें वो क्रिएटिवली इनोवेशन कर सकते हैं, अपने अपने थॉट्स देके, अपने अपने डिसीजंस देके वो एक बेस्ट स्ट्रैटेजी, सभी का दिमाग यूज़ करके एक फाइनल बिजनेस की, कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ट स्ट्रैटेजी तक वो पहुंच सकते हैं। ये सब स्ट्रैटेजी में अलाउड होता है, प्लान में ये नहीं कर सकते। प्लान एक बार किसी ने बना लिया तो वो बना लिया, वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूअल मोमेंटम दैट बिल्ड्स टिल सक्सेस इज रीच्ड। मतलब एक कॉन्टिन्यूसली मोमेंटम बनाए रखना वो चेंजेस करते वक्त स्ट्रैटेजी में, ताकि जब तक फाइनल सक्सेस अचीव नहीं होता तब तक वो चेंजेस करते ही रहेंगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो आपको समझा ये मेन डिफरेंस क्या है स्ट्रैटेजी और प्लान के बीच में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा अभी प्लान क्या होता है और स्ट्रैटेजी क्या होती है। अभी देखते हैं कि स्ट्रैटेजीज के कितने टाइप्स रहते हैं। ठीक है, देखिए, स्ट्रैटेजी फॉलोड बाय अ बिजनेस एंटिटी कैन बी इक्वेटेड विद अ मास्टर प्लान। कोई भी स्ट्रैटेजी को एक मास्टर प्लान से इक्वेट किया जा सकता है, फॉलो किया जा सकता है, विच कंटेन्स डिटेल्स ऑफ हाउ अ मिशन एंड बिजनेस ऑफ गोल्स ऑफ एंटिटी शैल बी अचीव्ड। मतलब कोई भी बिजनेस अपना मिशन और अपने बिजनेस मतलब अपना कैसे मिशन वो बनाएगा और कैसे अपने बिजनेस के गोल्स अचीव करेगा विद द मास्टर प्लान। ठीक है, ये सब स्ट्रैटेजी के अंडर इंक्लूड होता है। स्ट्रैटेजी इन सभी को फॉलो करती है। द पर्पज ऑफ द स्ट्रैटेजी of the organization is maximizing competitive advantage and at the same time minimizing competitive disadvantage। तो बेसिकली कोई भी बिजनेस के जब स्ट्रैटेजी बन रही हो तो उसमें क्या गोल होना चाहिए कि मैक्सिमाइजिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, मतलब कंपटीशन में बनाए रखते वक्त क्या क्या एडवांटेजेस है उसे मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमम एडवांटेजेस वो बिजनेस या कंपनी अपने यूज़ कर सकता है, एंड एट द सेम टाइम कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेजेस, मतलब जो डिसएडवांटेजेस है बिजनेस को कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहते हुए उसे मिनिमाइज करना। ऐसी स्ट्रेटेजी बना के वो धीरे धीरे फॉलो करनी होती है। इसका एक एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट, तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि ये क्या। तो उन्होंने एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है। For example, even though SBI Funds Management Limited, the asset management company for SBI Mutual Fund, was a major competitor in mutual fund business, it was not likely to achieve its challenging objectives of achieving #1 position in Indian mutual fund by significantly increasing the assets under its management and net profits in 2021 without making a major change in strategy। मतलब 2021 में जो SBI फंड्स मैनेजमेंट, ये एक असेट मैनेजमेंट कंपनी थी किसकी, SBI म्यूचुअल फंड की। ठीक है, ये एक मेजर कॉम्पिटिटर है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। ठीक है, तो वो #1 पोजीशन तक नहीं आ सकती थी विदाउट मेकिंग इट्स मेजर चेंज इन इट्स स्ट्रैटेजी। अगर वो अपनी स्ट्रैटेजी में मेजर चेंज नहीं लेके आती तो वो इतने प्रॉफिट्स करके #1 पे नहीं आ सकती थी। ठीक है, यही उन्होंने बोलना चाहिए। तो बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं कि कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए, #1 आने के लिए उसकी स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द मैनेजमेंट गेव इंपॉर्टेंस टू इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड decided to increase its presence by opening new branches, by having a robust marketing strategy, increasing use of technology and improving the performance of funds managed by the company। तो बेसिकली ये
SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने क्या किया, उसके मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंस दिया इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। उन्होंने किसे इंपॉर्टेंस दिया, इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट को, एंड डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस। उन्होंने अपने प्रेजेंस को इंक्रीज करने का सोचा, ठीक है, बाय ओपनिंग न्यू ब्रांचेस, अलग अलग न्यू ब्रांचेस ओपन करके, रॉबस्ट मार्केटिंग बेस्ट स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करके, फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, और परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स मैनेज बाय कंपनी, जो कंपनी फंड्स मैनेज कर रही है उसका परफॉर्मेंस बेस्ट कैसे इंप्रूव किया जा सके, ये सभी चीज़ों पे उन्होंने स्ट्रेटजी बनाए, स्टूडेंट्स वर्क किया, उसी के बाद वो नंबर 1 पे आ सकी, ठीक है। ना कि सिर्फ वो बिगेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी की वो ये है वन ऑफ द बिगेस्ट, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी टॉप पे आएगी, नहीं, उन्होंने खुद से अपने कंपनी में चेंजेस किए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, अलग अलग चीज़ों पे वर्क किया, तभी जाके वो आज वन ऑफ द टॉप कंपनी में से एक बने, ठीक है। तो यही सब एग्जाम्पल्स हमें क्या बताते हैं स्टूडेंट, ये सब एग्जाम्पल्स कि कोई भी बिजनेस के लिए उसकी स्ट्रैटेजी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखते हैं कि स्ट्रैटेजीज को कौन से टाइप्स के अंडर डिफाइन किया जाता है, अलग अलग इसमें क्लासीफाई किया जाता है। और टिपिकल बिजनेस एंटिटी नॉर्मली कंसिडर्स 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज एज अंडर, ठीक है। पहली है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, दूसरी बिजनेस स्ट्रैटेजी और तीसरी फंक्शनल स्ट्रैटेजी। देखिए कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या होती है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ऑफ अ कंपनी कवर्स द ओवरऑल डायरेक्शन फॉलोड बाय द कंपनी। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बेसिकली होती है कि एक कंपनी ओवरऑल क्या डायरेक्शन फॉलो करने वाली है अपना गोल अचीव करने के लिए। इट वुड स्पेल आउट द जनरल एटीट्यूड ऑफ कंपनी टुवर्ड ग्रोइंग एंड मैनेजिंग इट डिफरेंट बिजनेसेस लाइन्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने का और अपने बिजनेस लाइंस को मतलब अलग अलग चीज़ में मैनेज करने का, जैसे वो प्रोडक्ट बिजनेस हो चाहे या सर्विस बिजनेस हो, वो क्या एटीट्यूड रखती है, क्या डायरेक्शन फॉलो करती है अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, वो आता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के अंडर। जैसे कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में बी क्लासीफाइड अंडर 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड रिट्रेंचमेंट। ओके, सॉरी। सो बेसिकली कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को किन 3 चीज़ों में डिफाइन किया जाता है, किन चीज़ों में क्लासीफाई किया जाता है स्टूडेंट्स। स्टेबिलिटी, एक कंपनी की क्या स्टेबिलिटी है, कितनी स्टेबल है कंपनी, ग्रोथ, क्या ग्रोथ है, और रिट्रेंचमेंट। देखिए रिट्रेंचमेंट मतलब क्या है कि कम करना, मतलब जैसे कि आपको पता है अभी रिसेंटली बीच में कुछ कंपनियां अभी अगर वो लॉस में है या उनको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को कम कर रही थी, मतलब बेसिकली दे वर एनकरेजिंग, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोल रही थी कि आप खुद से VRS लो, रिज़ाइन करो, ठीक है, ताकि मतलब दे वर डिक्रीजिंग देयर बेसिकली एम्प्लॉयज, तो उसी को कहते हैं रिट्रेंचमेंट, घटाव करना, ठीक है, वो कम कर रही थी। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इन 3 चीज़ों पे कैटेगराइज होती है स्टूडेंट, स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपनी, ग्रोथ एंड रिट्रेंचमेंट। इसका एग्जाम्पल दिया है TCS फॉर एग्जाम्पल अलाउड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ऑफ रिट्रेंचमेंट बाय सेलिंग इट्स मार्जिनली प्रॉफिटेबल टाटा एक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बिजनेस एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट्स हाईली सक्सेसफुल कंसल्टेंसी बिजनेस। देखिए TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर एग्जांपल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनाई ऑफ रिट्रेंचमेंट मतलब कम करने की, बाय सेलिंग इट्स मार्जिनली प्रॉफिटेबल टाटा एक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बिजनेस। उन्होंने अपना जो मार्जिनली प्रॉफिटेबल, जो कम प्रॉफिट वाला मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट दे रहा था उनको, टाटा एक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बिजनेस, उन्होंने वो सेल किया और उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया जो अपने हाईली सक्सेसफुल कंसल्टेंसी, उनका जो हाईली सक्सेसफुल कंसल्टेंसी बिजनेस था उस पर उन्होंने फोकस किया, और उन्होंने अपना जो दूसरा थोड़ा कम प्रॉफिट देने वाला बिजनेस था टाटा एक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बिजनेस, उसको उन्होंने बेच दिया, उसको उन्होंने कम किया, मतलब दिस सेल्ड इट बेसिकली। तो इसको कहते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ऑफ रिट्रेंचमेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं या पूछ सकते हैं कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ऑफ रिट्रेंचमेंट क्या होता है, व्हाट इज दिस। तो ये बेसिकली प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज़ को या उनकी खुद ही की कोई सब्सिडियरी को किसी और को सेल करना, या एम्प्लॉयज़ को कम करना, या दूसरी सब्सिडियरी को सेल करना। दूसरी है बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिजनेस स्ट्रेटेजी नॉर्मली प्रिपेयर्ड एट द लेवल ऑफ बिजनेस यूनिट और एट द लेवल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, एंड इट नॉर्मली हाईलाइट्स द इंप्रूवमेंट इन द स्पेसिफिक इंडस्ट्री और मार्केट, ठीक है। रैंकिंग ऑफ द बिजनेस एंटिटी, प्रोडक्ट, सर्विसेज प्रोड्यूस डिलीवर बाय दैट बिजनेस यूनिट। बड़ी डेफिनेशन है, धीरे धीरे समझते हैं। देखिए बिजनेस यूनिट क्या होता है, बेसिकली बिजनेस स्ट्रेटेजी बिजनेस यूनिट पे या कौन सा बिजनेस चला रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो या सर्विस बिजनेस हो, उस पर वो फोकस करती है, उस पर बेस्ड वो स्ट्रेटेजी बनाती है। और नॉर्मली किस चीज़ को हाईलाइट करती है, कोई भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को या मार्केट के रैंकिंग को वो हाईलाइट करती है। बेसिकली देखिए इट हाईलाइट्स द इंप्रूवमेंट इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री और मार्केट रैंकिंग ऑफ अ बिजनेस एंटिटी, प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस और डिलीवर बाय दैट बिजनेस यूनिट। तो बेसिकली बिजनेस स्ट्रेटेजी में स्टूडेंट्स क्या होता है कि बिजनेस यूनिट एक सिंगल बिजनेस यूनिट पे फोकस होता है, कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट वाला बिजनेस हो या सर्विस वाला बिजनेस हो, और वो
बिजनेस का इंडस्ट्री में मार्केट में क्या रैंकिंग है वो प्रोडक्ट का, सर्विस का, या कैसे उसको ग्रो किया जा सके, उसी चीज़ को बोलते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो मतलब बेसिकली वो किसी एक चीज़ पर डिपेंड रहती है, वो उसे कैसे ग्रो करना है, बिजनेस किस चीज़ का उसको ग्रो करना है। बिजनेस स्ट्रेटेजी वुड बी कॉम्पिटिटिव या कोऑपरेटिव, दो तरीके की बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है, इंपॉर्टेंट है। बिजनेस स्ट्रेटेजी कौन से दो तरीके की होती है, कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव। अंडर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी कंपनी माइट ट्राई डिफरेंशिएट इट्स सर्विसेज, मतलब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में देखिए कॉम्पिटिटर्स रहते हैं, कोई भी बिजनेस एक अकेली कंपनी तो नहीं चलाती, अलग अलग कंपनी चलाती है, तो उसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो कैसे अपना बिजनेस अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने आगे बढ़ाएगा, कंपटीशन में आगे बढ़ेगा, ताकि वो कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ के अपना बिजनेस आगे लेके जाए। तो मतलब वो अलग अलग डिफरेंशिएटेड सर्विसेज, मतलब क्या क्या अलग अलग सर्विसेज वो सेम प्रोडक्ट में या सेम बिजनेस में प्रोवाइड करेगा, ताकि मैक्सिमम कस्टमर जो ग्राहक है वो उसके पास आए, ना कि उसके कॉम्पिटिटर्स के पास जाए। तो इसी को कहते हैं कॉम्पिटिटिव बिजनेस स्ट्रेटेजी, और दूसरी है cooperative, whereas the company following a cooperative strategy may form an alliance with other companies to extend its reach to reach global markets and get competitive advantage, for instance। मतलब देखिए नाम से ही पता चलता है कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजी मतलब कोऑपरेट करना। तो कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजी में एक कंपनी कोई दूसरी उसके मार्केट में कंपनी है, ठीक है, तो उसके साथ कोऑपरेट करेगी, उसके साथ कोलैबोरेट करेगी, और जो एक्चुअल मार्केट में बाकी जो बड़ी कंपनी है, सपोज अलग कंपनी है, उनसे कंपटीशन में आगे बढ़ाने के लिए वो कोऑपरेशन करेगी किसी अलग कंपनी के साथ। जैसे कि अभी हमने टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी देखा था कि जियो सबसे, अभी जैसे कि जियो ने मैक्सिमम मार्केट ले लिया, तो बाकी के भी जो छोटी मोटी कंपनी थी उन्होंने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया। यहाँ पे भी आपको एक एग्जांपल दिया है, फॉर इंस्टेंस कोऑपरेटिव बिजनेस स्ट्रेटेजी का। फॉर इंस्टेंस इंटेल विच मैन्युफैक्चर्स कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर्स हैज़ अलाइड विद माइक्रोसॉफ्ट टू डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम AMD इट्स मेन कॉम्पिटिटर। तो बेसिकली इंटेल और AMD ये कौन थे, कॉम्पिटिटर्स थे। तो इंटेल ने AMD को कंपटीशन में पीछे छोड़ने के लिए उसी के सिमिलर बिजनेस टाइप जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके साथ अलायंस बनाया, ताकि वो AMD से आगे जाए। तो बेसिकली इंटेल ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजी बनाई, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको समझा। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी का टाइप फंक्शनल स्ट्रेटेजी। पता चलता है नाम से, फंक्शनल मतलब फंक्शन के रिगार्डिंग कुछ स्ट्रेटेजी बनाना। फंक्शनल स्ट्रेटेजी रिफर्स टू द अप्रोच अडॉप्टेड बाय फंक्शनल एरियाज फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस यूनिट एंड कंपनी बाय मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो बेसिकली कोई भी बिजनेस यूनिट अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन से कैसे फंक्शनल एरियाज अडॉप्ट करेंगे, क्या क्या फंक्शंस अडॉप्ट करेंगे, और ताकि वो अपने प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज कर सके और अपने रिसोर्सेज मैक्सिमम अच्छी तरीके से यूज़ कर सके। इसीलिए वो क्या फंक्शन किस वे में फंक्शन करेंगे, ये उसे कहते हैं फंक्शनल स्ट्रेटेजी। इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट एंड फॉस्टरिंग और डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटी टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये इंक्लूड करती है डेवलपमेंट एंड फॉस्टरिंग और डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटी, मतलब कोई भी बिजनेस में फंक्शन में कैसे चेंजेस होने चाहिए, क्या डिस्टिंक्ट अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए कैपेबिलिटी, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सके, वो कॉम्पिटिशन में बनाए रहे और आगे जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फंक्शंस ऑफ अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी में टर्न आउट टू बी द प्राइम कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द फंक्शनल स्ट्रेटेजी। मतलब अगर दो कंपनियां सिमिलर टाइप का बिजनेस चला रही है, तो सपोज कोई एक कंपनी वो प्रोडक्ट पे या वो सर्विस पे ज़्यादा अच्छे से R&D रिसर्च और डेवलपमेंट करे, R&D करके अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपना सर्विस अगर बेस्ट दे रहे टू द कस्टमर्स, तो वो कंपनी की फंक्शनल स्ट्रेटेजी ऑब्वियसली बेस्ट है ना देन दूसरी कंपनी जो कि नॉर्मल अपने यूज़ कर रही है, कुछ R&D नहीं कर रही है, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस इंडस्ट्री वो दे रही है चलता है रह रहा है अपने ट्रेडिशनल वे में बिजनेस। ऐसे नहीं चलेगा ना, अलग अलग आपको इनोवेशंस करने हैं ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करके आगे जाओ। सर्टन कंपनीज डू नॉट स्पेंड मच ऑन रिसर्च एंड ग्रो जस्ट बाय इमिटेटिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्ट्स लॉन्च बाय देयर कॉम्पिटिटर्स, ताकि जबकि कुछ कंपनियां दे आर नॉट स्पेंडिंग मच ऑन रिसर्च एंड ग्रोथ जस्ट बाय इमिटेटिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्ट। तो बाकी कंपनियां क्या करती है, देखिए कुछ कंपनी क्या करती है, रिसर्च और डेवलपमेंट में वर्क करती है, नई नई टेक्नोलॉजी लाके वो अपनी फंक्शनल स्ट्रेटेजी बना के अपना ग्रोथ करती है, अपना प्रॉफिट बनाती है। लेकिन कुछ कंपनियां जो कि बिल्कुल स्पेंड नहीं करती रिसर्च और डेवलपमेंट पे, वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे कुछ चेंजेस करती है, इंप्रूवमेंट लाती है और अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पिटिशन में टिके रहने की कोशिश करती है। तो ये जो अलग अलग टाइप है ना स्टूडेंट, उसी को कहते हैं फंक्शनल स्ट्रेटेजी। मतलब क्या फंक्शंस होने चाहिए, हम प्रोडक्ट अगर कुछ डिलीवर कर रहे हैं सपोज, तो वो उसके फंक्शंस क्या, मतलब कैसे अच्छे से अच्छा कर सके हम, ठीक है फाइन। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, सपोज दो अलग अलग डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। तो एक कंपनी है जो कि नॉर्मल डिटर्जेंट दे रहे हैं, ठीक है, और एक कंपनी है सपोज जो कि जिसका डिटर्जेंट, एक कंपनी का डिटर्जेंट पाउडर है जो कि कपड़े धोने का पाउडर रहता है, एक है जिसका सॉल्यूबल है।
तो अब पानी में डाल के जल्दी वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। और एक है जिसका आपको टाइम लेना पड़ता है वो सोल्यूबल होने के लिए, कभी कभी आपको हाथ से ऐसा घुमाना पड़ता है, मतलब वो टाइम लगता है वाटर सोल्यूबल होने के लिए, थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो सोल्यूबल जिसने R&D करके बनाए हैं ना डिटर्जेंट, ऑब्वियसली उसका प्रोडक्ट ज़्यादा चलेगा क्योंकि उसमें जो कस्टमर्स हैं उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, ठीक है। इसी को कहते हैं दो अलग अलग टाइप की फंक्शनल स्ट्रेटेजी। अनदर एग्जाम्पल इज, देखिए और एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, मार्केटिंग फंक्शन, ठीक है। मार्केटिंग फंक्शन भी, अगर एक कंपनी का मार्केटिंग फंक्शन अच्छा और दूसरे का इतना अच्छा नहीं है तो जिसका अच्छा है उसका प्रोडक्ट चलेगा, उसका बिजनेस ज़्यादा अच्छे से चलेगा। डिमांड में बी क्रिएटेड बाय स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑन एडवर्टाइजिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग द एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड किस चीज़ पे बेस्ड रहती है कि आप वो प्रोडक्ट की क्या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, ठीक है, कितना लोगों तक उसे पहुंचा रहे हो, कितनी अच्छी मार्केटिंग कर रहे हो, क्या क्या अवेयरनेस यूज़, मतलब क्या आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो ताकि वो प्रोडक्ट को यूज़ करके लोगों का फ़ायदा हो सके, तो ऑब्वियसली लोग खरीदेंगे ना। अगर एक कंपनी बोल रही है, सपोज एक शैम्पू है, ठीक है, आप उससे हेयर क्लीन कर सकते हो, और दूसरी कंपनी जो कि सेम शैम्पू बना रही है और बोल रही है कि आप ये शैम्पू बहुत अच्छे से मार्केटिंग कर रही है, एडवर्टाइजमेंट में पैसे डाल रही है और फिर लोगों का क्लेम भी कर रही है कि ये शैम्पू यूज़ करके आपका हेयर फॉल रुकेगा, आपके हेयर स्मूथ होंगे, सॉफ्ट होंगे, डैमेज कंट्रोल होगा। तो ऑब्वियसली जिसकी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है, जिसने कस्टमर्स को कन्विंस कर लिया थ्रू एडवर्टाइजमेंट कि वो कस्टमर्स का एडवांटेज होगा वो प्रोडक्ट यूज़ करके, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट का बिजनेस ज़्यादा अच्छे से चलेगा दैन जिसका मार्केटिंग नहीं है, जो कंपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा है, या जो अपने मतलब प्रोडक्ट को, अपना प्रोडक्ट लोग यूज़ करके कैसे खुद का फ़ायदा कर सकता है, ये अगर कोई कंपनी नहीं बता रहा तो उसका उतना बिजनेस नहीं चलेगा। यही सब चीज़ें हैं स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं फंक्शन स्ट्रेटेजी। फंक्शनल स्ट्रेटेजी मतलब कैसे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए, ठीक है। तो पहला था कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, मतलब ओवरऑल, ठीक है, कि कंपनी क्या डायरेक्शन फॉलो करेगा, उसमें क्या 3 टॉपिक थे, पॉइंट्स थे, स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड रिट्रेंचमेंट। कंपनी कैसे स्टेबिलिटी अचीव करेगी, कैसे ग्रोथ करेगी, रिट्रेंचमेंट कैसे करेगी, मतलब अगर कोई प्रॉफिट के लिए एम्प्लॉइज़ को कम करते हैं कुछ कंपनियाँ, या कुछ कंपनी अपनी सब्सिडियरी जो लेस प्रॉफिट मेकिंग है उसी को सेल करते हैं, उसी को कहते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। दूसरी है बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिजनेस स्ट्रेटेजी में एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन सा बिजनेस करे उस पर फोकस करके उसी को इंप्रूवमेंट करना है। उसमें भी 2 टाइप्स थे, कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव। कॉम्पिटिटिव में मतलब अपने प्रोडक्ट को कैसे, सर्विस को या प्रोडक्ट को जिसका बिजनेस करे उसको आप बेस्ट करोगे ताकि आप कंपटीशन में टिके रहो, दूसरों को पीछे छोड़ के खुद का बिजनेस आगे लेके जाओ। और कोऑपरेटिव में आप किसी दूसरे कॉम्पिटिटर को पीछे डालने के लिए किसी एक दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ कोऑपरेट करो, कोलैबोरेट करो, ठीक है। और तीसरी थी फंक्शनल स्ट्रेटेजी, मतलब क्या फंक्शन फॉलो करना चाहिए, ठीक है, कैसे फंक्शंस फॉलो करने चाहिए ताकि मतलब एक ही प्रोडक्ट में R&D करके उसमें नई नई टेक्नोलॉजी लाके आप बेस्ट मार्केटिंग करके कैसे आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। तो इन प्रैक्टिस अ बिजनेस एंटिटी में यूज ऑल द 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी एट द सेम टाइम। प्रैक्टिकल में कोई भी बिजनेस एंटिटी सभी तीनों स्ट्रेटेजी एक साथ यूज़ करके अपना बिजनेस चला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था अपना ABFM का पार्ट 5, ठीक है। इसके आगे लेक्चर्स में हम अभी भी चैप्टर बाकी है यूनिट 1 विच विल कम इन आवर लास्ट पार्ट, जो कि एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके क्या क्या एलिमेंट्स है और ये सब आगे चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट्स। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया स्टूडेंट्स तो आपके तरफ कोई भी जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है डेली लेक्चर्स का वो आपको टाइम पे नहीं मिलेगा। और यही करते वक्त आई वुड सजेस्ट, मैं आपके सामने एक वीडियो लाने ही वाली हूँ कि आपको कैसे पढ़ाई करना है कि कम से कम टाइम में आप अपना बेस्ट देके एग्जाम निकालो। लेकिन अभी जब मैं ये लेक्चर्स आपको डिलीवर कर रही हूँ, आई वुड सजेस्ट आज आपने अगर आप लेक्चर देख लिया तो आप तुरंत टेक्स्ट बुक सामने लो, वीडियो देखो, समझो और टेक्स्ट बुक से तुरंत रिवीजन कर लो। उससे होगा क्या, जो आप पढ़ रहे हो तुरंत आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। और कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो स्टूडेंट। और आपके मैक्सिमम दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि सभी का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो, यही हमारा टारगेट है। और बाकी सब्जेक्ट के लेक्चर भी जल्दी आपके पास आएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर